गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप अपने तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, यदि आपका हिंदी माध्यम है तो कंप्लीट हिंदी माध्यम डेडिकेटेड बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है लक्ष्य हिंदी बैच। इस बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 31 अक्टूबर को यह बैच लॉन्च हो रहा है। यह कंप्लीट ऑनलाइन बैच है। रिपीटर्स बैच जो उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जो 2 बार 3 बार से पीटी नहीं निकाल पा रहे हैं। इस बैच में आपको टॉप एजुकेटर्स के अलावा इंडिया ईयर बुक की कक्षाएं मिलेगी, हमारी सी सेट की कक्षाएं मिलती है। रिपीटर्स बैच भी 31 अक्टूबर को आ रहा है जिसमें टेस्ट सीरीज नए पैटर्न पर आधारित रहेगी। लक्ष्य बैच 2025 के स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने बताया ये 31 अक्टूबर एमके लाइव रेफर कोड यूज करिएगा। इस बैच में आपको कई सारे कोर्सेस मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मैं पुनः बता दूं कि आपसे फीस जो ली जा रही है वो बैच की फीस नहीं है बल्कि वो पूरे प्लेटफॉर्म की फीस है। पूरा प्लेटफॉर्म क्या होता है, आप उस बैच के अलावा आने वाले बैचेस भी देख सकते हैं, प्रीवियस बैचेस की भी क्लास कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टीचर के पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप हमारा वाला इंडियन ज्योग्राफी कवर करना चाहते हैं तो केवल इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी देख सकते हैं। बाइलिंगुअल बैच जो कि 2025 को डेडिकेटेड है, 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। टॉप एजुकेटर्स का बैच है, आप इसको भी देख सकते हैं उसी फीस में 0% इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन एमके लाइव रिफर कोड के साथ यूज कर सकते हैं। संडे के दिन स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए। न केवल इसमें आपको कई प्रकार के स्कॉलरशिप जीतने का मौका है बल्कि कई प्रकार के स्पेशल रिवॉर्ड भी आपको दिए जाएंगे। नवंबर 5 को यह टेस्ट सीरीज होने जा रही है। इसका मतलब फायदा यह है कि आप टेस्ट भी दे सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं। 1 दिसंबर साल का इकलौता सी सेट का ऑनलाइन बैच आ रहा है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मिनिमम प्राइस में आपको उपलब्ध होगा। मिनिमम का मतलब मार्केट में ऑफलाइन में जितनी प्राइस है उसके कंपैरिजन में 50 और 40% प्राइस में। G20 आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं। सबसे पहली बात है कि G20 आखिर क्यों इंपॉर्टेंस लेने लगा, तो उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि G7 का इंपॉर्टेंस कम होने लगा। दूसरा बड़ा कारण था कि 20वीं सदी की संस्था की तुलना में G20 क्या है, 21वीं सदी की संस्था है। इसका निर्माण शुरुआत हुआ था 1997 में और 1997 से ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ष है 2008। जब अमेरिका का सब प्राइम संकट आया तो उस समय अमेरिका के साथ साथ विकसित देशों के विकास की स्पीड बहुत कम हो गई और फाइनली हमें यह समझ में आया कि आने वाली दुनिया अब डेवलपिंग कंट्रीज की होगी न कि डेवलप कंट्रीज की। और इसका प्रमाण है 2023 को ले लीजिए। कोरोना के बाद जिस तरीके से वापस रिकवरी की चाइना ने, इंडिया ने, ब्राजील ने, अभी भी उतनी बेहतर रिकवरी यूरोप में देखने को नहीं मिल रही है। अमेरिका में तक भी बेरोजगारी के हालात अभी भी बेहतर नहीं हो पाए हैं। ये स्पष्ट कर रहा है कि G20 के विकासशील देश इसी संस्था के माध्यम से विश्व में अपनी छवि भी बना सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है इस संस्था का, अभी भी ये संस्था पूरी तरह से केवल किन मुद्दों पर काम कर रही है, आर्थिक, इकोनॉमिकल, फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी क्यों ना आ जाए, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, व्यापार के लिए जो बैरियर हैं उन सब पर हमें इस संस्था को कैसा बनाना है, G7 के जैसा। G7 में सभी मुद्दों पर बात होती है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, G7 में बात होती है इंटरनेशनल पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कैसे होने चाहिए। तो जो सारे टॉपिक G7 के थे वो धीमे धीमे हमें कन्वर्ट करना है कहां पर, G20 में। 20 देशों के नाम हम पुनः याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो G7 देशों के नाम हमें पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए और कनाडा के। यूएसए और कनाडा को ले लीजिए आप इसमें। यूरोप के 4 देश हैं,
फ्रांस, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली और एक जापान। ये आ गए G7। 97 में G8 बन गया था रशिया। 8 देश आ गए। अब आते हैं ब्रिक्स वाले 4 देशों पर, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 4 भी याद हो गए। ऑस्ट्रेलिया हमें पता है कि वो एक संपन्न देश है, तो 8 और 4 12 और 1 13। इसमें एक यूरोपियन यूनियन है जो देश नहीं है, देशों का संगठन है, तो एक और नाम लिख लीजिए अब इसमें, यूरोपियन यूनियन। 14 हो गए। अब मेन खेल है 6 देशों का। तो सबसे पहले हम याद करते हैं अपने एशिया के आसपास की जो भी देश हैं, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, फिर इसके बाद है इसमें मैक्सिको, और लास्ट में छठवां देश मैक्सिको के बाद इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको और एक और, ऑस्ट्रेलिया तो ले लिया ना हमने, तुर्की। ठीक है, फिर रिपीट कर रहे हैं, याद होने चाहिए पूरे, क्योंकि 2017-18 का ही सवाल था शायद। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। G7 के 7 देश याद हो गए। 8वां रशिया। ब्रिक्स के 4 देश, क्योंकि एक तो आ गया ना उसमें रशिया वाला, तो ब्रिक्स के 4 देश 8 और 4 12। 2 हमें इसलिए याद है क्योंकि वो होनी ही चाहिए, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बचते हैं केवल 6। अब इन 6 पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले एशिया में 2 है, इंडोनेशिया, तो 2 नहीं 3 आ जाएंगे, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया। ठीक है, 3 हो गए। फिर उधर चले जाओ, अमेरिका में एक है जो बच गया छोटा सा, मैक्सिको। एक एशिया और यूरोप के जंक्शन वाला, तुर्की, और सबसे लास्ट में एक बच गया अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका का। तो अब जरा रीजन वाइज पढ़ते, देखे कितने लोग याद हैं। नॉर्थ अमेरिका के 3 देश हुए, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। साउथ अमेरिका के 2, ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है, अफ्रीका में केवल और केवल साउथ अफ्रीका ही है पूरे अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में ओशनिया आ गया। अब एशिया में आते हैं, तो एशिया में सबसे पहले भारत से शुरुआत करते हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की, क्योंकि दोनों में ही मान के चलते हैं। 7 देश हो गए यहां के। अब बचे हुए यूरोप, तो पहले तो 4 देश ले आइए यूरोप के, 5 पकड़ लीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया और यूरोपियन यूनियन। क्लियर है अभी? अब वापिस हम याद करने की सीरीज में आ रहे हैं। याद हमें करना है केवल 6 लोगों को, ये 6 ही हैं जिसको तकलीफ जाएगी, बाकी तो 14 अब आपको पता है कि वे कौन है। तो 6 देशों को पुनः देख लेते हैं। अब थोड़ा सिस्टमेटिक चलते हैं, या तो अल्फाबेटिकल याद कर लीजिए या कॉन्टिनेंटल। तो अल्फाबेटिकल ट्राई करते हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना ले लेते हैं अल्फाबेटिकल में, ABCD में। अर्जेंटीना के बाद इंडोनेशिया के बाद सऊदी अरेबिया के बाद साउथ कोरिया, इसके पहले आना चाहिए था मैक्सिको, और सबसे लास्ट में तुर्की। अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और तुर्की। पर ये याद रखने हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनमें बाकी में कोई दिक्कत आएगी। कॉन्टिनेंट वाइज भी देखा हमने, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 2, अफ्रीका का 1, ओशनिया का 1, एशिया के 7
और यूरोप के 6। ठीक है। इंडोनेशिया, सबसे पहले अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, तुर्की। एक आखिरी, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, तुर्की। इसके लिए भी ट्रिक्स बना सकते हैं अगर आप देख कुछ बनाना चाहे। केवल 6 के लिए, पूरा बनाएंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। आ गया सीता मां। सीता इसको ले लीजिए, साउथ, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, अर्जेंटीना, मेक्सिको। कौन बच रहा है फिर? तो मासा, सीता मासा, जो जैसे भी आपको लगे तो इसको याद रख लेंगे हम। पर ये 6 देश ही है जो कठिन जाएंगे, बाकी मुझे नहीं लगता कि बाकी पूरे 20 देश रटने पड़ेंगे। तो अब G20 देशों पर चर्चाएं करते हैं। भारत इस समय इसका क्या बना हुआ है? अध्यक्ष। पर ज्यादा खुश होने की जरूरत, रोटेशनल है ये, हमें चुना नहीं गया, हमारा नंबर ही था। मतलब होता है ना कि जैसे 7 दिन में 7 लोगों को कैप्टन चुनना था, एक दिन आप बन गए तो आपने कहा देखा आज मेरा दिन है। दिन आपका नहीं है, नंबर आपका है। तो केवल सीक्वेंस वाइज है। हाँ, लेकिन इसके मकसद या इसका उद्देश्य होगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकजुट करने की कोशिश में और दबाव बना सके, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अपने दावेदारी और पुनः मजबूत कर सके, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सुधारों के लिए चर्चाएं करने की बात कर सके, और इस तरीके के मंच को अब केवल आर्थिक नहीं, इकोनॉमिकल नहीं, मल्टीपर्पस के लिए यूज किए जाने का आह्वान कर सके। बाकी इसमें कोई बड़ी सफलता हासिल होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल चीज है। जब भी हम बातचीत करते हैं इस प्रकार के विषय पर तो केवल इतना सा याद रखेंगे कि सीक्वेंस वाइज जब भी कोई अध्यक्षता की बात करता है तो हमें बस ये समझना है क्या भारत को कोई अतिरिक्त लाभ होगा, और अगर नहीं होगा तो हम उसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले G20 क्या है। जी मतलब ग्रुप। 1999 में, क्योंकि 97 से शुरुआत हुई, 99 में फाइनली तय हुआ। इंटर गवर्नमेंटल समझते हैं ना, सरकारों के मध्य जब बनता है, प्रत्येक वर्ष सदस्य देश बारी बारी से अध्यक्ष बनते हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। G7 में सदस्य देश बारी बारी से नहीं बनते, जो मेजबानी करेगा वो अध्यक्ष बनेगा। तो G7 में मेजबान देश अध्यक्ष बनाया जाता है। यहां मेजबान कोई भी हो, जिसका नंबर है अध्यक्ष वही बनेगा। G7 20th सेंचुरी की है, G20 हम भले ही 20th सेंचुरी की बनी थी, लेकिन मुख्य रूप से उसका स्वरूप 21वीं सदी का है। और G20 में विकसित विकासशील दोनों देश हैं, जबकि G7 में केवल विकसित देश है। लिख लिया है। क्यों स्थापना की गई? तो ऑब्वियसली धीमे धीमे ही ये सबको दिखने लगा कि अब वो 7 देश जो दुनिया की पॉलिसी पर इंपैक्ट डालते थे, कई प्रकार के संकटों के बाद वो बेहतर परिणाम नहीं ला पाए। संस्थापक देश तो वही G7 की ही माइंडसेट की प्लानिंग थी, लेकिन मेंबर लिखेंगे पूरे। वर्तमान सदस्य, और अब अपनी मर्जी से लिखिए बिना देखे, भली मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं। G7 के देश लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। G20 के मेंबर,
19 देश और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान, रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, फिर सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, अर्जेंटीना, मेक्सिको और साउथ कोरिया। ये अल्फाबेटिकल है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और अमेरिका। अल्फाबेटिकली सीक्वेंस है। आप एक और चीज, जब भी आप मेंस में लिखते हैं और कई देशों के नाम लिखने हो तो हमेशा ट्राई करिए, अगर अल्फाबेटिकल लिखोगे तो थोड़ा बेहतर इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कई बार किसी को पहला और दूसरा नंबर देना वरीयता तय कर देता है। तो हम लिख सकते हैं कि अक्षरमाला के आधार पर उनका क्रम ये है। G20 सम्मेलन औपचारिक रूप से केवल और केवल किस पर बातचीत करता है? ये वित्तीय बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। मतलब जब भी कहीं पर सारे 20 देश मिलेंगे, अगर उनके प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, उनके प्रमुख मिल रहे हैं, राष्ट्रपति मिल रहे हैं, तो उसे कहेंगे समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। G20 का मेन मकसद है सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय नीति में सहयोग, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार, वैश्विक वित्तीय संकट को टालने के उपाय, सदस्य देशों के आर्थिक विकास, सतत विकास को बढ़ावा देना। पूरे टॉपिक देखिए किससे जुड़े हैं? केवल इकोनॉमिक, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई पॉलिटिकल चर्चाएं नहीं, कोई इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, ना कोई किसी प्रकार की अन्य बातें हैं। G20 का सबसे बड़ा जो टारगेट है, विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पर लाना और विश्व के आर्थिक मुद्दों पर एक कॉमन ओपिनियन बनाना, आम राय बनाने का लक्ष्य रखना। G20 का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। परमानेंट स्टाफ छोड़िए, अभी तक इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है। ये केवल क्या है? एक फोरम। फोरम मतलब एक मंच है जहां सारे लोग आकर बातचीत करते हैं, बैठते हैं। और मंच होने का मतलब यह है कि केवल ये सहयोग और आपसी कोऑर्डिनेशन को बेटर करता है। इसका कोई मुख्यालय होता तो बकायदा स्टाफ होता, फिर सचिवालय होता, फिर इसका कोई हो सकता है कि सेक्रेटरी होता, फिर बहुत सारे पद बनते, लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। हाँ, पर G20 में अब चीजें थोड़ी बढ़ रही है। जैसे अब G20 में विदेश मंत्रियों की बैठकें भी होने लगी हैं, G20 में फाइनेंस मिनिस्टरों की भी बैठकें होने लगी हैं। तो धीमे धीमे हो सकता है कि अभी एक संगठन का रूप ले। अभी हम कह सकते हैं कि यह अभी भी पूर्ण रूप से एक इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत, औपचारिक संगठन नहीं है। यह केवल एक चर्चा का मंच मात्र है। G20, सबसे पहले तो यह लिखिएगा क्यों G20 इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़े बताते हैं G20 के इंपॉर्टेंस को। दुनिया में जितना भी व्यापार होता होगा, 75% ट्रेड G20 देश करते हैं। दुनिया में जितना इन्वेस्टमेंट होता होगा, 85% इन्वेस्टमेंट यहां से आता है। दुनिया में जितनी कमाई होती होगी, ये 20 देश उसका 85% कमाते हैं। और दुनिया की जितनी पॉपुलेशन होगी, उसका 2/3 पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है। यूनाइटेड नेशन के बाद इतना भयानक डाटा किसी भी संगठन का नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है। हर विमाओं से देख लीजिए आप, इसके ट्रेड की बात करिए, इन्वेस्टमेंट की बात करिए, कमाई की बात करिए, टॉप विकसित और विकासशील देशों की बात कर लीजिए। और जब ये, और इसमें अच्छी बात क्या है, ये केवल ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सर ये केवल पूंजीवादी देश है। ये डेवलप और डेवलपिंग है, वो तो अलग चीज है, पर ये केवल पूंजीवादी भी नहीं है।
पूंजीवादी और साम्यवादी समाजवादी देश भी है इसके अंदर। तो एक ऐसा मंच है ये जहां हमें सभी की राय सुनने का मौका मिलता है। बहुत बड़ी बात होती है दो अलग अलग विचारों के लोगों का एक मंच पर आना, सच में बहुत कठिन काम होता है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं बहुत सिंपल है, एक मंच पर अमेरिका और रूस बैठे हुए हैं। बहुत कठिन काम है। आज के दौर में तो सबसे कठिन काम है उन दोनों को एक साथ बिठाकर उनसे केवल ये कहना कि भाई बात करो। बहुत कठिन है। और ये थोड़ा महसूस करोगे जब घर में कभी शीत युद्ध का दौर चल रहा होगा तो आप बातचीत करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि बात कर लीजिए, तो आपको टॉपिक नहीं मिल रहे होंगे कि किस टॉपिक पर बात करवाएं। जैसे कि अगर एक मूवी आई थी, शायद बहुत पुराने टाइम की है, मुझे याद नहीं आपने देखी है कि नहीं, सौदागर, राजकुमार और दिलीप कुमार थे, नहीं देखे होगे मुझे गारंटी थी ये दोनों ही नेता, दोनों ही मतलब मैं कहूंगा कि हीरो अभिनेता अपने जमाने के टॉप हीरो थे। उन दोनों को एक मूवी में शूट करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है डायरेक्टर के लिए। क्यों? डायरेक्टर अगर गलती से एक नायक के पास पहले चला गया तो दूसरा नायक कहेगा मेरा इंपॉर्टेंस कम है, तुम्हें लगता है मेरी ऑडियंस कम है, वो बाइकआउट कर देगा। उन दोनों को स्पेस देना, दोनों को डायलॉग देना, डायलॉग में भी ऐसा डायलॉग न दिया जाए कहीं कि एक नायक कहे कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं, सब मैं उसी का ही रिस्पेक्ट कर रहा हूं। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब आप पदों पर बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि सच में एक ही जैसे दो लोगों को एक साथ बिठाना कितना बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए तो आपको क्या लगता है कि आज हमारे इंडिया में ऐसे प्रोड्यूसर नहीं होंगे जो बड़े नायकों को एक साथ लेकर आ जाए, शाहरुख खान को भी और आमिर खान को भी लेकर आ जाए? पर क्यों नहीं संभव हो सकता? क्योंकि दोनों के ईगोइस्टिक चीजें इतनी बड़ी हैं, उनका अपना ईगोइस्टिक संसार इतना बड़ा हो चुका है कि उनको एक साथ बिठा पाने का स्पेस ही नहीं है। वैसी स्थिति यूएसए और रशिया की भी है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है कि अभी भी G20 में है वे दोनों। G7 में अमेरिका को अपने रशिया को निकाल दिया आपने, यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर के कारण मुद्दे पर बातचीत हो ही नहीं सकती। तो एक ही तो मंच बचा जहां पर उन दोनों को हम कह सकते हैं कि अब आर्थिक नहीं, बाकी तुम्हारे मसले भी यहीं पर चर्चा करो और हम 20 लोग सुन रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का मौका मिलेगा। जबरदस्ती दबाव डालो दोनों पे ताकि उन दोनों का ईगो कम हो और एक दूसरे से बात करें। हमारी सफलता इसी में कि हमने मना लिया दोनों को बात करने में। तो इसलिए जरूरी है G20 मंच को बहुत बेहतर तरीके के इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना। आइए लिखते चलेंगे इसमें। G20 के बाद अब इसके कुछ उद्देश्य लिख देंगे हम लोग। G20 का जो मेन उद्देश्य है वो यही है, वित्तीय संरचनाओं में काम करना है। उद्देश्य या तो इस तरीके के या इस तरीके के लिख देंगे, इसी को लिख दीजिए। इकोनॉमिकल मेन पर्पस है उनके। और हमने कल भी चर्चाएं की थी कि G7 जहां केवल और G7 जहां सभी विषयों पर चर्चा करता है, G20 केवल आर्थिक मुद्दों पर। और हम चाहते हैं कि G20 पूरे विषयों पर चर्चाएं करे। अब यहां से जब भी आप फोटोग्राफ देखते हैं नेताओं के, जैसे G20 में नेता खड़े हैं, तो उस फोटोग्राफ को जरा ध्यान से देखा करिएगा। आपको उस फोटोग्राफ में आगे और पीछे की पंक्ति के लोग दिखेंगे। आगे की पंक्ति और पीछे की पंक्ति में भी कुछ यूनिकनेस भी दिखाई देगा। कभी तुमने देखा कि पीछे की पंक्ति में बाइडेन साहब ऐसे पीछे खड़े, चेहरा दिख रहा है केवल? पर कई बार आपको इंडिया पीछे खड़ा हुआ दिख सकता है। अब हो सकता है, नो डाउट, आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन रियलिटी में
सब चीजें सोची समझी तहत होता है कि भाई किसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कितना वर्चस्व रखता है। मेजर टू अवॉइड भी लिख सकते, अवर्ट की जगह पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अवॉइड अवर्ट एक ही है वो। प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज। अगर प्रश्न बन जाए कि G20 अधिक रिलेवेंट है G7 के रिस्पेक्ट में आज के सिनेरियो में, तो एक्सप्लेन कर पाएंगे ना हम लोग, क्योंकि इसके आंकड़े जो मैंने आपको बताए, सबसे पहले तो वो आंकड़े पेश करिए, फिर मैंने G7 के भी आंकड़े आपके सामने रखे थे, उसे पेश करिए, और फिर बताइए कि 21वीं सदी में चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, ये वो देश है जो विश्व राजनीति में ज्यादा महत्व रखते हैं यूरोपियन यूनियन की तुलना में। कुछ ऐसे बिंदु बताइए जिससे हम इस बात को साबित कर सके कि G20 ही है जो आने वाले समय में विश्व को दिशा दे सकता है। यदि यूनाइटेड नेशन के बाद किसी संगठन पर विश्वास हो सकता है तो वो G20। बस इसको थोड़ा सा बेहतर करने के कदम उठाए जाने चाहिए। G7 में वैश्विक समुदाय के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, जबकि G20 में केवल बस यही एक मुद्दा है जहां G7 ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये लिख चुके हम, कल लिख लिया था हम लोगों ने। G20 ट्रोएका समूह, G20 ट्रोएका ग्रुप। ट्रोएका 3 लोगों का ग्रुप होता है, 3 अध्यक्ष होते हैं इसमें, पिछले साल का, इस साल का और अगले साल का, क्योंकि सीक्वेंस वाइज है भाई। एक तरीके से पता है ना कि अगले साल कौन अध्यक्ष बनेगा। क्यों करते हैं ये 3 अध्यक्षों का ग्रुप? ताकि पिछली बार क्या चर्चाएं हुई, आज क्या चर्चाएं हो रही हैं और भविष्य में क्या चर्चाएं होगी, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए। तो ये 3 अध्यक्षों का समूह होता है G20 के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 3 समझ रहे हैं ना, पिछले साल, इस साल और अगले साल। इसका मकसद ये होता है कि G20 में होने वाली वार्तालाप, बातचीत का कोऑर्डिनेशन और भी बेहतर हो सके। तो टाइटल डाला, लिखेंगे इसमें, ट्रोएका उन 3 देशों का समूह है जो G20 की अध्यक्षता करते हैं। G20 की कार्यप्रणाली के अनुसार ट्रोएका G20 के 3 अध्यक्षों का समूह है, जिसमें भूतपूर्व, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। ट्रोएका ग्रुप। ट्रोएका समूह। फिर बीच बीच में छोटी छोटी खबरें आती रहती है, जैसे मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था G20 शेरपा। तो ये चीजें चलती ही रहती हैं, बहुत साधारण बातें हैं। ये शब्द अगर आ जाते हैं कोई करंट में तो आपको ध्यान जरूर देना है। बाकी इसमें केवल जनरली बातें याद रखेंगे कि G7 और G20 में हमेशा ही एक कंपटीशन है, और फिलहाल में इस कंपटीशन में भारी हो रहा है G20। तो आपको उसके प्रमाण देते आने चाहिए, प्रासंगिकता क्या है, क्यों G20 इतना इंपॉर्टेंट है, G7 का इंपॉर्टेंस क्यों घट रहा है, G7 क्यों अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो रहा है। क्या यहां से रशिया को निकाला जा सकेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर वो 7 या 6 देश ऐसे नहीं है जो अमेरिका के पूरे मित्र हैं। यहां पर पूरे 20 ऐसे देश हैं जिसमें अमेरिका के भी मित्र हैं और रशिया के भी मित्र हैं। एक ऐसा मंच है जो वास्तविक रूप में दुनिया की सभी महाशक्तियों को एक विकल्प देता है एक साथ उपस्थित होने का। लिख लिया है। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य थीम रिकवर टुगेदर,
रिकवर स्ट्रॉन्गर, मतलब एक साथ हम पुनर् अपने विकास को बेटर करते हैं और भी ज्यादा मजबूत होते हैं, लिखेंगे इसे। G20 सम्मेलन के दौरान भारत को वर्ष 2023 के लिए 18वें G20 सम्मेलन की आधिकारिक अध्यक्षता भी प्रदान की गई है। मान लीजिए आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आप इसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं करोगे, हाँ? भाई जो थीम होती है, जो ओरिजिनल है वही लिखनी है, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो या इंग्लिश मीडियम का। रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, और उसे स्पेशल क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टेड डबल कॉमा कर देना सिंगल की जगह। लिख लिया इसे। भारत को कब की अध्यक्षता मिली है? 2023 में। किस सत्र की? 18वें, जो हो चुका, लिखना। अब हमें कुछ पीसीएस वाले क्या पूछ सकते हैं, भारत G20 के किस सत्र का अध्यक्ष था? 18 का। वे लोग ऐसे पूछते रहते हैं। फिर वो पूछेंगे कि भारत को किस वर्ष का अध्यक्षता सौंपी गई? 2000, मतलब वो पीसीएस वालों के हैं। अब तो यूपीएससी के भी कोई भरोसा नहीं, वे गरीब भी पूछ सकते हैं, अब तो यकीन करना पड़ेगा हमें। मतलब अभी माइक चालू है, वैसे मैं कट करवा दूंगा। अभी एमपी में एक और घोटाला सामने आया है, पटवारी, और उसमें वही रणनीति अपनाई है जो इस बार इधर अपनाई गई है। पेपर को इतना कठिन बना दिया गया कि जो बच्चे कह रहे थे कि भाई कभी कोई व्यक्ति 150 के ऊपर ला ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना कठिन पेपर था, और सारे टॉपरों के नंबर 177, 170, 175 हैं। तो कहीं एक जैसी चीजें तो नहीं चल रही है कि पेपर को इतना कठिन बना दो कि अपने आप ही लोग बाहर निकल गए, अपने लोगों को जगह आराम से मिल सकती है। तो ये बड़ा आरोप लगा है। और व्यापम 3.0 आ चुका है, 1.0 का मैं मुक्त भोगी मेडिकल वाला, 2.0 टेट का है, और अब व्यापम 3.0। अब पता नहीं ये वेब सीरीज कब खत्म होगी। लिख लिया है। मतलब आपको मैं व्यापम 1.0 में कहूंगा कि इतना भयानक था इसका डर कि जिस दिन किसी व्यक्ति का नाम आता था कि व्यापम में इसका नाम है, अगले दिन पता चलता था कि वो है नहीं, खत्म कर दिया जाता था। बहुत, मतलब ऐसे ऐसे राजनेताओं के बच्चे और राजनेताओं के नाम इसमें हैं कि कई लोगों की डेथ हो गई है, राजनेताओं के बेटों के, और उन्हें जानते हैं कि वो क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्योंकि पकड़े जाते, मुंह खुलता, बहुत कुछ खुल जाता। तो ऐसा, मतलब इसमें एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता था कि जिस भी व्यक्ति को फांसी की सजा हो रही है, कोई फांसी की सजा मत दीजिए, उसका नाम व्यापम में बोल दीजिए। वो व्यक्ति अगले ही दिन गायब हो जाता था, वापिस आते हैं। ये व्यापम मध्य प्रदेश की बड़ी जानी मानी संस्था है जो परीक्षाएं लेती है कर्मचारी लेवल की। मतलब वही जो चल रहा है, ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज बड़ा फेमस, बंद कॉलेज में परीक्षा हुई थी, जिस कॉलेज को बंद हुए कई साल हो चुके हैं। G20 की भारत द्वारा अध्यक्षता का महत्व आप पहले समझ लेंगे।
G20 को या G20 के जो अध्यक्षता मिली है, सभी को पता है कि वो सीक्वेंस वाइज मिली है। इससे कोई बहुत बड़े मायने तो नहीं होते, हाँ, लेकिन हम इस प्रयास में जरूर रहेंगे कि इस मंच के माध्यम से हम जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा और पेश करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते कुछ स्पेशल पावर ना सही, लेकिन हमारी बात की दावेदारी बढ़ जाती है। G20 के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत को नामित करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। इस मंच के माध्यम से भारत न केवल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बल्कि चीन की साम्राज्य विस्तार की नीतियों को भी प्रभावशाली रूप से प्रकट कर सकता है। पर क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि पहले तो मंच में किस पर बातचीत होती है? केवल आर्थिक मुद्दों पर। इस मुद्दों के लिए वो सहमत ही नहीं होंगे। साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक जैसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधारों के बिंदुओं को रख सकता है। ये हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ ही कंसेप्ट है। भारत के लिए G20 के अन्य महत्व। G20 समूह प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक साथ लाता है। बाकी हम आंकड़े लिख चुके हैं कि 2/3 जनसंख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण मुद्दे और विश्व भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। 2020 में आप देख सकते हैं कि सवाल यह आया था कि G20 के सदस्य हैं सभी चारों, और आज आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। इसमें अब आप ये बताएं, मुझे अब पता है, पर अब आप ये बताएं कि बी क्यों नहीं? बहुत बढ़िया। सी क्यों नहीं? ईरान भी, और तो याद है चीजें, तो इजी सवाल है, आप दावे के साथ कर सकते हो, तुक्के की बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, वापिस आइए, तो सीधा यहां से पहले लिखेंगे G20 का महत्व। तो पहले टाइटल डाल दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ चेयरमैनशिप इन G20, इंपॉर्टेंस ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया इन G20। पहला पैराग्राफ लिखेंगे कि भाई इससे कहीं ना कहीं भारत की विश्व स्तर में साख और बढ़ेगी, क्योंकि हम अध्यक्ष अब कोई एक चीज के नहीं है। एससीओ की भी चेयरमैनशिप थी हमारे पास, अभी मैंने बताया आपको। जो सामाजिक आयोग था उसके भी अध्यक्ष रहे, इसके भी हैं। तो अध्यक्ष बनाने का मतलब, मुझे बताओ, मोहल्ले में एक व्यक्ति को कभी कोई पूछता नहीं था, आज हर जगह पर उसे अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या कहोगे आप? आजकल लोग उसको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे तो हो सकता है समाज के लोग जो आपको कभी जानते तक नहीं थे, वो आप कहेंगे कि हमारे समाज के ये अब यहां से सचिव रहेंगे, तुम्हें पता भी नहीं क्या काम करना है, पर सचिव इसलिए रहोगे क्योंकि अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा प्रशासनिक पद है। पता चला कि जिस कॉलोनी में रहते थे वहां के कोषाध्यक्ष के लिए कहा जा रहा है कि पैसा आप संभालिए। तो ये सारा महत्व क्यों? क्योंकि अब आपके पास शक्ति है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक पावर है। तो जब किसी देश, दुनिया भर में देश को ऐसे इंपॉर्टेंस दिए जाते तो ये स्पष्ट करता है कि उस देश का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। लिख लिया है? G20 के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत को नामित करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। सच नहीं है ये, लेकिन हम लिखेंगे ऐसा, क्योंकि हमें भी तो नंबर चाहिए। फिर यहां से लिखेंगे सीधा, ये नहीं करेंगे हम। इस साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के बिंदुओं को भी रख सकता है।
लिख लिया है। अगर आपसे सजेशन पूछे जाए कि G20 के महत्व को, प्रासंगिकता को और भी बेहतर करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे? सबसे पहले तो इस मंच को केवल और केवल फोरम नहीं, एक संस्थागत संगठन में बदला जाए। संस्थागत मतलब जिसका एक बिल्डिंग होगा, वहां पर एक मुख्यालय होगा, जहां पर कुछ कामकाज हो सकते हैं, पहला। दूसरा, इस संगठन को बहुपक्षीय बनाने के, बहुपक्षीय तो है ही, लेकिन बहुविषयीय भी बनाया जाए। ये केवल आर्थिक नहीं, बल्कि विश्व की उन सभी समस्याओं पर चर्चाएं करें जो वर्तमान में वैश्विक समस्या के रूप में सामने हैं। तीसरा, इस संगठन को विस्तारित किया जाए। क्या इसमें इजराइल आ सकता है कि नहीं, इजिप्ट आ सकता है कि नहीं? कई ऐसे देश हैं जिसकी संभावनाएं इस संगठन से जुड़ने जैसी रहेगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सिंगापुर हो गया, कुछ ऐसे संपन्न देश जो भले ही छोटे हो, लेकिन उनके यहां से जहाज बहुत ज्यादा जाते हो, जिनका ट्रेड में इंपॉर्टेंस हो, जो हमारे लिए भी काम के हो, तो इस संगठन का क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। चौथा, इस संगठन को किसी भी विचारधारा या किसी भी प्रकार के महाशक्तियों के मोनोपोली से बचाया जाए, क्योंकि अभी तक जितने संगठन है वो सब क्यों अप्रासंगिक होते जा रहे हैं? क्योंकि वहां महाशक्तियां इतनी ज्यादा डोमिनेट हो जाती है, या फिर विचारधारा, या तो आप पूंजीवादी बन जाते हो पूरी तरह से, कैपिटलिस्ट बन जाते हो, या फिर समाजवादी। इस संगठन को सभी के विचार लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत चलाया जाए, डिसेंट्रलाइज चलाया जाए, किसी एक को महत्व ना दिया जाए। तो इस तरीके से सुधार की बहुत संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं। भारत के लिए G20 के अन्य महत्व हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, या आखिरी लिखेंगे। भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण मुद्दे और विश्व भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। एसी थोड़ा कम करो, वो ज्यादा ही ठंड आवाज कर रहा है। वो लिख लिया इसे। तो ये है G20 और इसका सजेशन। ये जो सारी बातें हम चर्चाएं कर रहे हैं, ये G20 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार इस टॉपिक के आने की भी बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता भी भारत को मिली है। तो सवाल बहुत प्रबल है कि G20 पर आएगा। लिख लिया इसे। अब टाइटल डालिएगा, SCO, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन। नहीं, यूएन के रिलेवेंस को इसलिए नहीं कम कर सकते क्योंकि यूएन कोई एक संगठन या एक संस्था नहीं है, कई संगठनों का समूह है।
भाई यूएन में आप इन्वायरमेंट प्रोग्राम चला रहे, यूएन में आप छोटे बच्चों के लिए काम कर रहे, यूएन में आप मजदूरों के लिए काम कर रहे। हम ऐसा संगठन G20 की उम्मीद नहीं करते। हम G20 का कैसा उपयोग करना चाहते हैं? वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसा मंच जहां किसी को वीटो पावर ना हो। अगर यूएन में सुधार नहीं हो रहे तो यूएन को जो बच्चों के लिए काम करने हैं, मजदूरों के लिए काम करने, वो चलने दीजिए। पर हमारा मेन मकसद क्या है कि जो मंच मिले जिसमें एक दूसरे से वो अपनी बातचीत शेयर कर सके, वो G20 बन जाए। अब आते हैं एससीओ पर, शंघाई सहयोग संगठन। वैसे तो ये जो सहयोग संगठन था इसमें भारत का उतना कोई रोल नहीं था। भारत तो 2017 के बाद इस संगठन में शामिल हुआ है। पहले मात्र 5 लोग थे, ये 5 देश थे जो कि मध्य एशिया या कुछ यूरोप का रशिया वाला क्षेत्र शामिल कर लीजिए, इनसे मिलकर बनाया गया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था उभरती हुई इन शक्तियों का अमेरिका के खिलाफ उपयोग करना, क्योंकि चाइना को, रशिया को यह स्पष्ट था कि हमारे खिलाफ अमेरिका अभी भी गुटबंदी में लगा है, और इसलिए उन्होंने इसके लिए पहले से ही रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। शंघाई कॉपरेशन जो है इस समय काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहले 5 थे, फिर 2 देशों को जगह मिली, भारत और पाकिस्तान को, फिर उसके बाद और 2 देश, और इस बार 1 देश, और इस बार एक और देश जोड़ दिया गया, ईरान। अब 9 देशों का यह संगठन बन चुका है, और ये 9 देश, अधिकतर देश ऐसे हैं जो अमेरिका के अच्छे समर्थक नहीं है। रशिया, चीन, ईरान, और वर्तमान में पाकिस्तान को भी ले लो कि वो इतना बेटर समर्थक नहीं रहा। भारत के साथ उसके संबंध न्यूट्रल है, एक तरीके से ना झुकाव है भारत का, ना कोई विरोध है भारत का। तो कहने का अभिप्राय है कि कहां जा रहा है, ये बिल्कुल नाटो के खिलाफ जाएगा। और हो सकता है अब चाइना इसमें कोशिश में लगा है कि इसमें और कुछ ऐसे देशों को जोड़े जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से किसके खिलाफ है? अमेरिका के। और इस संगठन का विस्तार में करते समय उसके सबसे बड़ा बैरियर कौन खड़ा कर रहा है? भारत। क्योंकि भारत ऐसा संगठन नहीं चाहता है जो अमेरिका के खिलाफ बनकर उसका कोई उपयोग किया जाए, बल्कि वो चाहता है कि इस संगठन के माध्यम से आपसी हितों में होने वाले टकरावों को दूर किया जाए। चाइना की जो BRI की पॉलिसी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भारत कहता है कि भाई इस तरीके के मुद्दे यहां उठाने नहीं चाहिए, और चाइना कहता है कि यह संगठन हमने बनाई इसीलिए था कि हम ऐसे मुद्दों को इस मंच पर लाकर उसे और बेहतर करेंगे। तो चाइना बहुत नाराज है, खास करके भारत के SCO में लिए गए निर्णयों से, और वो चाहता है कि इसको बिल्कुल सैन्य संगठन के रूप में बदला जाए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले टाइम में अगर यहां से भारत गया तो निश्चित ही ये नाटो का रूप लेगा, और सामूहिक सुरक्षा की सारी बातें इसमें भी रहेगी। तो आइए जानते हैं कि SCO किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले तो स्थापना 2001 में, शंघाई शहर फेमस है चाइना का। स्थायी अंतर सरकारी संगठन, आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी, एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन। यूरेशियन क्यों कह रहे हैं? यूरोप और एशिया। यूरोप का कौन है? रशिया। उद्देश्य यूरेशियन क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता। देखना, आर्थिक शब्द नहीं है बल्कि बड़े मुद्दे हैं इसके अंदर। कुल सदस्य 9 हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ये पहले 5 देश थे, लेकिन अब वर्तमान में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, और अब 2023 में ईरान भी आ गया। तो हम इसी को याद रखेंगे, इसमें ईरान को लिख देंगे, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा ऐसा लिखना कि हम ब्रैकेट बनाकर लिख सके कि पहले ये केवल 5 थे, फिर उज्बेकिस्तान शामिल हुआ जल्द ही, फिर भारत पाकिस्तान 2017 में, और 2023 में शामिल हुआ ईरान। तो वहीं पर ईयर कई ब्रैकेट में हम लिख देंगे। पर्यवेक्षक सदस्य, मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के सदस्य होते हैं, ऑब्जर्वेटरी, डायलॉग पार्टनर और मेंबर। तो ये कौन है?
ऑब्जर्वेटरी, पहले हम भी ऑब्जर्वेटरी थे 4-5 साल तक, फिर उसके बाद डायलॉग पार्टनर बने 1-2 साल, और फिर फाइनली हम सदस्य बने। अभी ऑब्जर्वेटरी में अफगानिस्तान। अब मुझे बताओ, अफगानिस्तान का अमेरिका के साथ रिश्ता कोई ठीक नहीं है। बेलारूस, मंगोलिया, सऊदी अरब, सब जगह पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी अपनी रणनीति चल रही है। शंघाई सहयोग संगठन में शंघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया। 96 में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शंघाई 5 बने थे। फिर उसको मॉडिफाइड करके इन्होंने नाम रख दिया शंघाई 5 नहीं, शंघाई सहयोग संगठन। 2001 में इसको ऑफिशियली नाम मिला। एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर और 2003 से चार्टर लागू। चार्टर मतलब एक संविधान जो इस संगठन का है कि कैसे काम होगा, मतदान कैसे होगा, निर्णय कैसे लिए जाएंगे। एससीओ द्वारा वैश्विक जीडीपी का 30% प्रतिनिधित्व, वैश्विक जनसंख्या का 42%। 42 में 2 भारत और चाइना ही ले लो, 18% और 18%, 36-37% तो इन दोनों का ही आ गया। बचे हुए 7% के आसपास जनसंख्या है। एससीओ को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। और अभी करंट अफेयर में जो चर्चा हुई उस पर हम चर्चा करेंगे, तो तेजी से लिखना स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज। जो इस बार मेंस की मैं उम्मीद कर रहा हूं, वो सवाल ये भी बन सकता है कि वैश्विक संगठनों की अध्यक्षता यदि भारत को मिलती है तो इसके क्या मायने हैं, भारत को इससे क्या लाभ मिलेगा, और वास्तविक रूप में हम इन संगठनों के माध्यम से किन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो घुमा फिरा के 5-6 लक्ष्य है भारत के। क्या लक्ष्य हैं? सबसे पहला, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सुधार। 3 बड़े संगठनों में सुधार चाहते हैं हम, यूएन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, पहला लक्ष्य। दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवाद वाली चर्चाएं चल रही हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के आधार पर वैश्विक मुहिम को सफल करना। तीसरा बड़ा मुद्दा जो भारत की मांग है, चीन की साम्राज्यवादी नीति को संतुलित करना और चीन के वास्तविक चेहरे को उजागर करना। चौथा, पर्यावरण के मुद्दे पर जवाबदेहिता बाकी देशों की तय कराना और हमारे लिए सहूलियतें प्राप्त करना। और पांचवा, हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्व को और बढ़ाना। ये ऐसी चीजें जो आप 2030 का भी मेंस लिखोगे तो ये पॉइंट बदलेंगे नहीं। क्या आपको लगता है 2030 तक पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद त्याग देगा? 2030 तक आपको लगता है यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सुधर जाएंगे? या आपको लगता है कि 2030 में क्लाइमेट चेंज वाली घटना खत्म हो जाएगी? ये अनंत है, सदाबहार मुद्दे हैं जिनको आपको दिमाग में रखना चाहिए। कुछ भी प्रश्न पूछे आपसे, मान लीजिए मैंने अंतरराष्ट्रीय संगठन का आपसे कहा एससीओ का भारत अध्यक्ष बना, भारत क्या चाहता है? यही चाहता है। भारत G20 का अध्यक्ष बना, क्या चाहता है? भारत को कहीं भी बिठा दो, चाह उसकी यही रहने वाली। मतलब अगर कुछ भी ना समझ में आए, भारत की वर्तमान विदेश नीति के क्या उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। विदेश नीति मतलब वही ना, तो बाकी देशों के साथ जो संबंध बनाएंगे, तो कुछ चीजें आपके फिंगर पर होनी चाहिए। और आप जब भी खबरों को पढ़ेंगे अब, तो आपके दिमाग में वो समझ आनी चाहिए। कौन सी खबरें बोल रहा हूं मैं? भारत की नंबर 1 मीडिया मौर्य काल और सीमा हैदर वाली नहीं, मैं ऐसी खबरों की बात कर रहा हूं जहां तुम्हें बात सच में लग रही हो कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। संसद टीवी पर, बीबीसी पर, ऑल इंडिया रेडियो पर, जहां तुम्हें लग रहा है कि भारत ने वर्तमान में इस देश के साथ चर्चा की, इस संगठन में भाग लिया, तो आपको बस ये पता चले कि अच्छा, इसका मतलब भारत वहां भी जाकर क्या बोलने वाला है? यही 5 बातें बोलने वाला है। तुम मुझे दिखा दो, अगर किसी ने ध्यान से कभी विदेश मंत्रालय के वक्तव्य देखे होंगे, भारत की विदेश पॉलिसी के समय जयशंकर जी के भाषण दिए होंगे, तो किन बातों पर वो चर्चा करते हैं? यही 5 मुद्दे ही रहते हैं घुमा फिरा कर।
बस इसका तरीका कौन पहले कौन बाद में वो संगठन के अनुसार बदलते रहता है। अब एससीओ में सबसे पहले आप अगर कहोगे कि चीन का चेहरा उजागर करना है तो गलत है। तुम एससीओ उसी के संगठन में जाकर उसका चेहरा उजागर करोगे तो फिर रहोगे कैसे। तो वहां प्रायिकता पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, शंघाई सहयोग संगठन चाहता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकसित देश अपनी जवाबदेहिता स्वीकार करें। ब्रिक्स में भी यही पहली प्रायोरिटी रहेगी। पर जैसे ही हम बात करेंगे G7 में बुलाया था हमें पर्यवेक्षक के रूप में जापान ने, तो वहां क्या हम कहेंगे, वैश्विक संगठनों में सुधार करिए, हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि समय आ गया है कि सुधारा जाए उन्हें। तो आपको संगठन के आधार पर तय करते आना चाहिए कि कहां पहली प्रायोरिटी कहां दूसरी प्रायोरिटी। और कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, दिमाग चाक चल जाता है कि कौन सी बात यहां बोलनी चाहिए। ठीक है, आज से 2 महीने पहले जयशंकर जी जब बोलते थे तो आपको समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब जयशंकर जी बोलेंगे तो आप कहेंगे कि मैं भी यही बोलने वाला था। वो बात अलग है, तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो थॉट आने चाहिए। वापिस आते हैं, कुल मेंबर 9 लिखेंगे और उसके बाद डायरेक्टली यहां से लिखें। ईयर भी वही जोड़ देना इसी पॉइंट में, 2017 और 2023। ये थोड़ा अब देखो, इसमें याद रखने में क्या कठिन जाता है मैं बता देता हूं। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान याद हो जाएंगे एक ही बार में। ये जो 4 है ना, ये तकलीफदायक है। किर्गी, कजा, ताजी, उज्बेकिस्तान, तो चारों स्थान है अफगानिस्तान को छोड़कर। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लिख ले दोनों पॉइंट। तो 5 देश, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान। 4 देश, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। हो जाएंगे ना याद। यही 4 ही कंफ्यूज करेंगे बस। पर्यवेक्षक लिखने की जरूरत नहीं, वो बदलते रह सकते हैं। और सीधा हम इस बात पर चर्चाएं करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा जरूरी है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि उस संगठन का महत्व कितना है। और अगर भूल भी गए तो अंदाजा लगाया करिए। जैसे जीडीपी में चाइना आ गया है, रशिया आ गया है, भारत आ गया है, तो 3 देशों के कारण 25-30% तक तो पहुंच ही जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला अमेरिका, और परचेसिंग पावर पेरिटी के बेस पर चाइना। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, लेकिन परचेसिंग पावर पेरिटी के बेस पर अमेरिका को कहते, सॉरी, चीन को कहते हैं। अब आपने आईआर थोड़ा, मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक पढ़ लिया है। तो अब आपको एक चीज तो क्लियर हुई होगी ना, जब कई बार खबरें आती है मीडिया में, इंस्टाग्राम ओपन यूनिवर्सिटी, फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटीज पर, कि भारत और चीन के बीच में हुई झड़प, तो कई नीचे कमेंट्स कर देते हैं। मैं तो कहता हूं एक ही बार खेल खत्म कर देते हैं।
किसका खेल खत्म होगा। और हमें यह समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं। पाकिस्तान के साथ चर्चाएं भी तो इमीडिएटली लोग एग्रेसिव होकर क्या सोचते हैं, आज ही हमला करो, और हमला भी कैसा, परमाणु बम। उन्हें लगता है कि जीवन कितना है, बहुत सिंपल सा है, मोहल्ले के 4-5 पत्थर उठा के लाने, उधर से 2-4 लकड़ियां आने वाली हैं, इधर से हम फेंकेंगे, उधर से वो फेंकेंगे, सर फूटेंगे और घर चले आएंगे। यहां कितने रिश्ते टूटेंगे, किस तरीके की पॉलिसीज बिगड़ेगी, पिछले 70 वर्षों का रिकॉर्ड टूटेंगे, और इसके बाद फिर उसको वापस सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो गलती से भी हमारी गलतियां और बढ़ गई, 1962 जैसी स्थिति ने हमें कितने टाइम तक डैमेज रखा ये हम ही जानते। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी निर्णय, कोई भी बयान देते समय बहुत सावधानी बरतना। इसलिए विदेश मंत्री जो भी बने वो हमेशा बहुत ही परिपक्व बनता है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये अच्छी बात रही हमारे देश के सरकारों की कि वो भले ही रेल मंत्री, बाकी मंत्री किसी को भी बना देते थे, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री जब भी बना देते थे तो उसी व्यक्ति को जो इतना परिपक्व और मेच्योर हो कि चीजों को समझ सके। काफी लंबे समय तक भारत के विदेश मंत्रालय में काफी बेहतर मंत्री रहे हैं, और इसलिए विदेश मंत्रालय में काम करने का जब मौका मिले तो वही है जहां आपकी पहचान होती है कि सच में आपके अंदर कितने गट्स है। क्योंकि आपको कई बार डील करने के लिए भेजा जाता है, और फिर आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि वो तो सुनने को ही तैयार नहीं और वापिस आ गए, तो वो आपको कहेंगे कि ठीक है हम समझ गए हैं, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो चुका है। पता चल रहा है कि अभी तक आप विदेश मंत्रालय में थे, अब रोजगार मंत्रालय में आपको डाल दिया गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इस तरीके की चीजों पर गौर करें। हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत ने एससीओ की वर्ष 2023 के लिए रोटेशनल वार्षिक अध्यक्षता ग्रहण की। रोटेशनल है ये भी। हालांकि अध्यक्षता करना एक औपचारिक कार्य मात्र है, क्योंकि अध्यक्ष के पास न तो कोई बाध्यकारी प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है और ना ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का। किंतु इसके बावजूद भारत द्वारा एससीओ की अध्यक्षता करने का प्रमुख सकारात्मक लाभ पाकिस्तान प्रायोजित गतिविधियों को सदस्य देशों के समक्ष प्रभावशाली तरीके से रखने के अवसर के रूप में प्राप्त हो सकता है। बाकी हम यहां भी लिख सकते हैं कि इससे भारत का वैश्विक महत्व बढ़ गया है। साथ ही भारत इस संदर्भ में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपेक्षावादी और शिथिल प्रयासों की रणनीति को भी सदस्य देशों के समक्ष प्रकट कर सकेगा। भारत के इस कदम से न केवल पाकिस्तान पर आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करने का दबाव बनेगा, बल्कि चीन द्वारा भी पाकिस्तान की इनडायरेक्टली जो सपोर्ट की जा रही है उसको रोकने का भी कूटनीतिक दबाव बनेगा। भारत आगामी 1 वर्ष के दौरान चीन और रूस के संदर्भ में संबंधों को पुनः संतुलित और प्रगाढ़ करने का भी अवसर प्राप्त होगा। दोनों के साथ संबंध इसी बहाने और क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। यह भारत की आगामी कूटनीतिक रणनीति पर निर्भर करता है कि भारत द्वारा एससीओ की अध्यक्षता के लिए मंच का प्रयोग किस प्रकार और कितने प्रभावशाली तरीके से किया जाता है। 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से हुआ। इस दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर समूह का 9वां पूर्ण सदस्य बना। तो फिर से किस वर्ष हुआ, 2023 में। कौन सा सम्मेलन था, 23वां, पीसीएस वालों को समर्पित। सम्मेलन के समापन पर नई दिल्ली घोषणा, जिसमें आतंकवाद, देख लो पूरी बात है। एक नई चीज बस इसमें आएगी, अब डिजिटल साइबर सिक्योरिटी, एक नया मुद्दा जो छूट गया मुझसे वो रहेगा ही। आतंकवाद, साइबर या डिजिटल वाला, अवसंरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी एक हाथ बिंदु छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर, टूवर्ड ए सिक्योर एस। और देखो सिक्योर का फुल फॉर्म दिया इन महोदयों ने। सिक्योर, एस मतलब, ई मतलब, सी मतलब, यू मतलब और ई घुमा फिराकर वही 5-6 मुद्दे हैं जो चर्चा में रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आईआर क्यों इजी है। जिस दिन आईआर हम समापन की ओर पहुंचेंगे तो आप कहेंगे कि सर अब अगले साल भी मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा न्यूज पर ध्यान रहे आपका। आईआर में आंसर फ्रेम करना सबसे सरल है, क्योंकि इसके जो मुद्दे हैं, मतलब आपको सबसे अद्भुत रहेगा 2010 में जब मैंने क्लास
एज ए विद्यार्थी ली थी, तब भी इनमें से 3-4 मुद्दे वही थे। तब रूस यूक्रेन का मुद्दा नहीं था बस, बाकी तो मुद्दे जलवायु परिवर्तन का, पाकिस्तान आतंकवाद का, उस समय भी चाइना हमें घेर रहा था, पर्ल ऑफ जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो नीति है, तो वही सारी बातचीत थी। आज भी वही बातचीत, और आने वाले 10 साल के बाद भी एक आध मुद्दे नए आते जाएंगे, एक आध दो मुद्दे। हाँ, अगर कोई उथल पुथल हुई कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आईआर नया हो जाएगा। तो यदि विषय आप चाहते हैं कि नया बने तो कामना करिए कि युद्ध हो जाए। तो वापिस मुद्दे पर आएंगे, और इसको हमें डिटेल से थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी साल का संगठन है और भारत इसका भी। कहां तक की बातचीत हुई थी हमारी? ये हो गया था ना। हाँ, अब सीधा इस पर आइए। भारत की अध्यक्षता का महत्व से पहले ये टाइटल डालते हैं, 23वां शंघाई सहयोग संगठन। पहले इसको लिखते और फिर भारत की अध्यक्षता का वर्णन करेंगे, ताकि पहले पता चले। और ये पूरा लिखेंगे सिक्योर के बारे में। और ये चीज जो सिक्योर मैंने लिखवाई, ये भले ही शंघाई की है आज, लेकिन आप फिर भी इसको संभाल के रखिए। कई जगह पर आप ऐसे शब्द उपयोग कर सकते हैं जिससे आपके आंसरों में खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको 4R बताया था, रीयूज, रिसाइकल, अगर आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बातें याद हो तो, वैसे सिक्योर याद रखिएगा। पूरा सिक्योर का फुल फॉर्म लिखना है हमें। फुल फॉर्म मतलब उनके अकॉर्डिंग सिक्योर में SECURE का मतलब क्या है, लिख लिया है? सिक्योरिटी इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी वाला मत लिखिएगा। सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब मुझे बताओ, मैं इसको G20 में लिख दूं
मान लो कि G20 में सिक्योर के रूप में नहीं लिखूंगा मैं इसको, पर मैं ये बातें लिख दूं कि G20 के मकसद ये हो जाए तो आंसर और भी बेहतर हो जाएंगे कि यही मकसद है G20 का, होना चाहिए जी इसके लिए। विश्व सुरक्षा का दायित्व पूरा करे यूएन, विश्व के आर्थिक विकास के लिए लगे, दुनिया भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करें, एकता और देशों के मध्य विश्वास को बढ़ाएं, देशों के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें और पर्यावरण की रक्षा करें। इससे ज्यादा चीज बेहतर कहां मिलेगी। सिक्योर ऐसा शब्द है जिसे आप कई जगह यूज कर सकते हैं। ये सिक्योर आपके नंबरों को सिक्योर करने में मदद करेगा। लिख लिया है। इस सम्मेलन के दौरान चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किया, जिसका भारत द्वारा अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के आधार पर विरोध किया गया। ये पचा नहीं है चीन को, और चीन इससे नाराज होकर रशिया तक को भी थोड़ा भला बुरा इसलिए कह रहा है क्योंकि रशिया ने ही इस संगठन में भारत की सबसे बड़ी पैरवी की थी कि भारत को इस संगठन से जोड़िए। क्योंकि इस परियोजना में पाकिस्तान भी सम्मिलित है और चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कनेक्टिविटी सड़क का निर्माण कर रहा है। पढ़ चुके हम लोग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की सुरक्षा पर बल दिया गया, और इसी कारण से थोड़ी सी इस संगठन में मतलब एक तरीके से खटास बढ़ रही है। एक ज्वलंत मुद्दा जो इस समय इस संगठन में चर्चा में आया है।
अब हम एक संक्षिप्त में लिख देंगे कि भारत को अध्यक्षता मिलने का क्या महत्व है, और फिर हम आएंगे ब्रिक्स पर। ब्रिक्स भी भले ही शांत हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट संगठन इसलिए हैं क्योंकि उसका सदस्य भी भारत है। हमें उन संगठनों पर पहले चर्चाएं करनी है जहां पर भारत का सीधा संबंध है। G7 तो मैंने बीच में इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि G7 की कहानी जो समझ लेगा वही G20 समझ पाएगा। बाकी G20 के बाद SCO, SCO के बाद ब्रिक्स, ब्रिक्स के बाद सार्क, सार्क के बाद बिम्स्टेक, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वाड हम पढ़ चुके हैं, I2U2 पर हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं, इसलिए अब वो संगठन हम देखेंगे जहां भारत आ रहा है। और उसके बाद फिर ओपेक, एपेक, इन पर केवल एक जनरल पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें। लिख लिया इसे। अब आखिरी पॉइंट देंगे आप लोग, क्या हो गया इसे अब। भारत की अध्यक्षता का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन चेयरमैनशिप, इंडिया चेयरमैनशिप। हालांकि अध्यक्षता करना एक औपचारिक कार्य मात्र है क्योंकि अध्यक्ष के पास कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन दो बातें तो क्लियर हैं, इससे भारत का वैश्विक महत्व बढ़ेगा और हम बातों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पेश करेंगे। मतलब कोई ऐसा वर्णन मत कर देना कि अब तो भारत अध्यक्ष बन गया है, अब हम बिल्कुल SCO को अपने अनुसार चला लेंगे, रशिया और चीन पर इतना दबाव उत्पन्न कर देंगे कि रूस युद्ध समाप्त करेगा, चीन मित्रता कर लेगा और हम विश्व गुरु बन जाएंगे। ऐसी कोई चर्चाएं ना हो। लिख लिया है। बस मेन है कि कुछ कार्य करने में तो ऐसे मत लिखना इतना डिटेल में। पहला, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर अधिक सक्रिय हो पाएगा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर अधिक सक्रिय हो पाएगा। इंडिया बिकम मोर एक्टिव ऑन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इंडिया बिकम मोर एक्टिव ऑन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर अधिक सक्रिय होगा। दूसरा, रूस और चीन के साथ संबंधों को बेहतर कर पाएगा, रूस और चीन के साथ संबंधों को बेहतर कर पाएगा। इंडिया विल आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीबैलेंस एंड डीपेन रिलेशन विथ रशिया एंड चाइना।
India will also get an opportunity to rebalance and deepen relation with Russia and China. चीन और रूस के साथ संबंधों को और बेहतर कर पाएगा, बस इससे ज्यादा कोई महत्व मिलने वाला नहीं है। तो अब हमने देख लिया है G20, हमने देख लिया है SCO। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिक्स। टाइटल डालिएगा ब्रिक्स। 5 देशों का यह संगठन काफी सफल माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब से बना है, खास करके 2009 के बाद से लेकर अभी तक मीटिंगें नियमित हो रही हैं, बातचीत अच्छी चल रही है और वे अपने एक दूसरे के विवादों को हल करने में इस मंच का उपयोग कर रहे हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पांचों में एक बड़ी खासियत क्या है? विकासशील देश रशिया को छोड़ दो, या फिर हम कह सकते हैं कि पुनः एक ऐसा शॉर्ट G20 है ये, जिसमें पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है, जिसमें विकसित भी है और विकासशील भी है, और जिसमें द्वीप देख लो, महाद्वीप कितने आ गए। एक तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, 4 महाद्वीपों के देश आ गए। तो छोटा मिनी G20 है जो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ब्रिक्स की चर्चा सबसे पहले 2001 में जिम ओ नील के द्वारा की गई। उस समय ब्रिक्स नहीं था दिमाग में, उस समय दिमाग में था केवल ब्रिक। 2009 में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ रूस के येक्टेरिनबर्ग में, पहला ही सम्मेलन, उसमें बातचीत हुई कि अब ब्रिक नहीं ब्रिक्स होगा। कितने मेंबर है इसके? 5। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। क्या मकसद है ये? स्थायी और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना। इमेजिन करिए, ब्राजील के इसी बहाने से भारत के साथ संबंध मजबूत हुए। नहीं तो भारत और ब्राजील के बीच में संबंध बहुत ही कम विकल्प थे जहां पर संबंध बनते थे। ब्रिक्स कोई अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है और न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है, बल्कि संगठन को केवल एक मंच के रूप में ही हम उपयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या कुल वैश्विक जनसंख्या का 41.44% है, वैश्विक सकल जीडीपी का 31.5% है और पूरे विश्व व्यापार का 17%। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, ब्रिक्स और एससीओ में डिफरेंस क्या है? अगर ब्रिक्स और एससीओ की बात करें तो डिफरेंस आपको दिख रहा है। 3 देश तो एक ही आ गए, चाइना, रशिया, भारत। इधर भी है, उधर भी है। तो क्या ब्रिक्स को एससीओ में मर्ज कर देना चाहिए? तो एससीओ यूरेशियन संगठन है जिसमें बाकी कॉन्टिनेंट के बारे में अभी कोई स्पष्ट बातचीत नहीं है। वो बकायदा एक चार्टर के तहत बना है। वो एक स्थायी और इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अभी केवल एक फोरम है। इसमें जो भी बातचीत होती है वो कोई बाध्यकारिता लाती नहीं है। इसका मकसद है देशों के बीच में मतभेदों को कम करना और सहयोग को बढ़ाना। जिनके जो मेंबर हैं उसका काम है एशिया में रणनीतियों को तय करना, यूरेशिया में रणनीति को तय करना, सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत करना, वो सभी पहलू चर्चा करना जो विश्व के मंच से वो करना चाहते हैं। तो ये संगठन का मकसद पूरी तरह से केवल आपसी मित्रता को मजबूत करने पर है। ये वो संगठन है जो आपस में पांचों देश अपने व्यापार को बेहतर करने के लिए सोच रहे हैं। पांचों की सोच एक जैसी है, वे विकास को प्रायोरिटी दे रहे हैं। पर एससीओ बहुत अलग है, वो नाटो जैसा बनने की ओर जा रहा है और ये पूरी तरह से केवल सहयोगात्मक है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। हाँ, भले ही 3 देश दोनों जगह पर कॉमन क्यों ना हो।
वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्टलेजा घोषणा के तहत, ये घोषणा पत्र आया था फोर्टलेजा, तब इन्होंने दो बैंक बनाए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत हुई जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। क्यों बनाया था, कोई बता सकता है? इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स क्यों करना चाहता है? बढ़िया, हमें चैलेंज मिलता था बार बार, जब भी किसी गरीब विकासशील देश को पैसों की जरूरत होती थी तो बेचारे के पास दो ही ऑप्शन थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और ये दोनों जब भी लोन देते थे तो क्या करते थे? कंडीशन लगाते थे, पूंजीवाद लाओ, डेमोक्रेसी लाओ, हम जैसा कह रहे वैसे एलपीजी लगाओ, और फिर उस देश को पूंजीवादी देशों के अनुकूल मार्केट में तब्दील करते थे ताकि ये अमीर देश अपना सामान उस देश में बेच सके और बढ़िया से मुनाफा कमा सके। आज हमारे साथ भली एलपीजी में हम कहते कि हमने लाभ जरूर कमाया, लेकिन हानियां भी हुई। हमारे देश में क्या भौतिकवाद नहीं बढ़ा? हमारे देश में लोगों की जो जिंदगी एक नेचर के नजदीक थी, अब वो पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन रही है। क्या हमारे देश में उद्योग उतने विकसित हो गए जितना हम उम्मीद कर रहे थे? आज भी हमारे प्रोडक्ट, हमारे मार्केट किससे भरे पड़े हैं? विदेशी सामानों से। मैगी की जगह जाओगे या फिर नूडल्स की जगह जाओगे तो मैगी ने कब्जा करके रखा हुआ है। होटल इंडस्ट्री में जाओगे तो पूरी तरह से डोमिनो ने कब्जा करके रखा हुआ है। आप होटल इंडस्ट्री से लेकर कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दो जहां आपकी कंपनियां उनको न केवल खत्म कर रही है बल्कि उनके देश में भी अपना प्रभुत्व बढ़ा पा रहे। हम यहीं पर कंपटीशन उनके साथ नहीं कर पा रहे। कपड़ों में चले जाओ, पूरे विदेशी ब्रांड के कपड़े मार्केट में आ चुके हैं। आप यहां तक कि फ्रूट मार्केट में भी चले जाओ तो फ्रूट बड़ी संख्या में देश के कम, विदेशी ज्यादा मिल रहे हैं। जो कीवी फ्रूट्स होता था एक जमाने में, लोग देखते नहीं थे। कोरोना में लोगों ने कहा यही वो फ्रूट है जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जबरदस्ती खिलाए गए। इंडिया में एक से एक फ्रूट्स है जो ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हर चीज के लिए काम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं, पर उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। जब टमाटर महंगे हो रहे तो लोगों को टमाटर की याद आ रही है, सस्ते हो रहे तो सरकार और किसान ध्यान नहीं दे रहे, फिर फेंके जा रहे हैं सड़कों पर। लोगों को मारने के लिए लोग उपयोग कर रहे हैं। आजकल कोई उसे मतलब सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं। मैंने आजकल विज्ञापन भी देखा, किसी दुकानदार ने 2 सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए कि टमाटर को कोई हाथ ना लगाए। अभी ऑनलाइन देखा मैंने तो 350 ग्राम 100 रुपए के हो गए हैं। मतलब उससे में तो 1.5 किलो चिकन आ जाता है। मतलब नॉनवेज से भी ज्यादा वेज महंगा हो जाएगा, तो आप लोगों को शाकाहार के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? उस गरीब से आप क्या कहेंगे कि शाकाहार करो, टमाटर खाओ? वो पत्थर मार के फेंक देगा कि आप टमाटर ला के तो दो हमें। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बैंक का निर्माण क्यों किया गया? ताकि हम एक नया विकल्प खड़ा कर सके। इसके साथ ही फिर चाइना ने भारत के साथ और बाकी रशिया के साथ मिलकर और देशों के साथ मिलकर एक और बैंक बनाया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बिल्कुल एशियन डेवलपमेंट बैंक को चैलेंज करने के लिए। तो ये बैंक क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि हम विकल्प दे सके और दुनिया वालों को कह सके कि वहां जाने की जरूरत, चौधरी के यहाँ जाओ मत, मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो हमारे से ले लेना। ब्रिक्स की उपलब्धियां 96 से 2019 के दौरान विश्व के निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 9% से बढ़कर अब 19% तक हो गई। आर्थिक क्षमता, जनसांख्यिकी विकास ब्रिक्स देशों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, जिससे देश वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर पा रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए 13वें शिखर सम्मेलन में देखना किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंग विशेषकर सुरक्षा परिषद में सुधारों की रूपरेखा निर्मित करने के मुद्दे पर पहली बार रणनीतिक सहमति बनी। रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुए 12वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति पर व्यापक, अभी बताया था मैंने, बात एससीओ की थी, यहां भी मुद्दे देख लिए।
वही 5-6 मुद्दे घुमाने हैं हमें हर बार। इससे इस समूह की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और सदस्य देशों के बीच परस्पर एकजुटता स्पष्ट होती है। जलवायु परिवर्तन, पर्यटन विकास, आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग, कोरोना महामारी के प्रभावों से निपटने, आपसी तनाव के बिंदुओं को दूर करने के लिए सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करता है। 2021 में संपन्न हुए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में बहुपक्षवाद, मल्टीलेटरिज्म को लेकर भी रणनीतिक एकरूपता प्रकट की गई, जो निकट भविष्य में न केवल ब्रिक्स देशों बल्कि अन्य देशों के परस्पर मुद्दों के समाधान के लिए अधिक प्रभावशाली अवसर प्रदान करेंगे। बाकी चुनौतियां हम देख सकते हैं कि क्या है। चुनौती वही है, भारत और चीन के संबंध यहां अच्छे नहीं है, तो पहले तो इनके संबंधों को ध्यान दो तो संगठन मजबूत होगा। जिस संगठन में सदस्यों में झगड़े होते हैं वो मजबूत नहीं हो पाता। तेजी से लिखेंगे। पहले तो चर्चा 2001 में हुई थी ब्रिक्स के बारे में, तो डायरेक्ट यहां से ना लिखते हुए सीधा यहां से लिखे। कहां हुआ था पहला सम्मेलन? रूस के येकटेरिनबर्ग में। देखिए, पांचों देश इसीलिए आ रहे थे क्योंकि नाम में ही ब्रिक्स भी छिपेंगे। मकसद लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, स्थायी और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना, इनहांस ऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज फॉर सस्टेनेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट। ना कोई चार्टर है, ना कोई एग्रीमेंट है, ना कोई कार्यालय है, पर फिर भी संगठन के रूप में काम अच्छा चले, मंच के रूप में काम बढ़िया। देखिए, ये आंकड़े बिल्कुल एससीओ के जैसे ही दिख रहे हैं। एससीओ में देख लीजिए पॉपुलेशन कितनी थी, वहां पर जीडीपी में कितना हिस्सा था, और यहाँ पर व्यापार की बात करें तेजी से शॉर्ट में लिखेगा जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी में 41%, जीडीपी में 31.5%, पॉपुलेशन 41%,
और ट्रेड में 70% तक का पार्टनरशिप रहेगा। आपस का नहीं है, दुनिया में हिस्सेदारी, दुनिया में जितना भी चीज होता होगा उसमें उनका रोल कितना, तो ये आंकड़े जितने बढ़ेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट बढ़ता है किसी भी वैश्विक संगठन में। देखिए अब एक जो कोर्ट लेगा घोषणा टाइटल चला लेगा, कोर्ट लेगा डिक्लेरेशन, कोर्ट लेगा डिक्लेरेशन, कोर्ट लेगा घोषणा। क्या की ये कोर्ट लेगा घोषणा? ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की स्थापना, ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स बैंक कहते हैं, लेकिन AIIB का दूसरा कोई नाम नहीं है, तो वो नाम ही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया के अवसंरचना विकास के लिए मदद करता है। एक इसको काउंटर करने के लिए बनाया है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक पॉलिसी, ये इसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। देखो भले नो डाउट काउंटर हो ही नहीं सकता, कहां वर्ल्ड बैंक और कहां न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का शुरुआती रुपया $100 अरब है, इतना तो वर्ल्ड बैंक अकेले भारत को लोन दे देता है, तुलना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भाई शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी ताकि मुझे भी पता चले कि अगर तुम नहीं तो हम है यहाँ। और गरीब देशों को कितना लगता है भाई? भारत को लगता होगा $100, $100 अरब, $500 अरब। और मुझे बताओ भूटान को मदद कितने करोड़ की लगती होगी? संकट आ गया भूटान, कितनी जरूरत पड़ती होगी भूटान? 0.1 अरब डॉलर में भूटान कहेगा बहुत बढ़िया करना, 5 साल के लिए टेंशन। तो ऐसे देशों की मदद हो गई तो बहुत है। धीमे धीमे छोटे देशों से फिर हम और बड़े बनते जाए, तो ये शुरुआत भर है और हो सकता है इसके परिणाम आने वाले टाइम में और बेहतर। हाँ, अब भारत ने क्या किया है? तो भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, डायरेक्ट लिखना कोई उपलब्धियां कंटिन्यू लिखिएगा। भारत की अध्यक्षता में हुए 13वें शिखर सम्मेलन में सुधार के लिए बातचीत हुई है। 12वें में आतंकवाद विरोधी नीति की बात हुई है। अध्यक्ष 13वां श्रीलंका यही भारत का, और यहाँ भी रोटेशनल अध्यक्षता होती है। सवाल अगर किसी ने पूछा तो ब्रिक्स और एससीओ में अंतर बता पाएंगे हम? एससीओ यूरेशियन संगठन है, चार्टर है,
बाकायदा संगठन के रूप में काम करता है, इसका कोई बैंक नहीं है और इसका किसी भी प्रकार से सभी विषयों में काम करने का मकसद है। तो ब्रिक्स अनऑफिशियल है एक तरीके से, फोरम है, आपसी सहयोग बढ़ाना है, बैंक बनाना है ये, ताकि विश्व में विकल्प खड़े कर सके, विकासशील देशों की मदद करने का लक्ष्य है और वैश्विक संगठन के रूप में स्थापना प्राप्त करना है। एससीओ एक तरीके से रीजनल हो गया। रीजनल क्यों हो गया? यूरेशिया के क्षेत्र का है, पर क्या ब्रिक्स को रीजनल कह पाओगे? 4 महाद्वीपों के देश, थर्टीन समिट के हम देखो कितने अलग अलग याद हो गया था आप लोगों को। 13 समिट, उधर 23 समिट और अभी जो G20 हुआ उसकी 18वीं समिट दिख गया ना। इसलिए समूह की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सदस्य देशों के बीच परस्पर एकजुटता सब दिखाई देता है। लेकिन चुनौतियां क्या है? चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा हमारा नहीं है, ब्रिक्स के सभी देशों का चीन के साथ व्यापार घाटा ही चलता। रशिया भी, ब्राजील भी, साउथ अफ्रीका भी और इंडिया भी चाइना के साथ व्यापार, हमारा तो व्यापार घाटा बहुत भयानक है और इस समय तो और भी बढ़ गया है। तो एक बड़ा चैलेंज है कि सभी देशों ने मिलकर चाइना से कहना चाहिए कि भाई अब आप सामान कम भेजो, हमारा सामान ज्यादा। अमेरिका जैसे विकसित देशों का प्रभाव, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जब अमेरिका का दबाव बढ़ता है तो भारत का भी फिर इस क्षेत्र में या इस संगठन में वो ऐसी नीतियां होती जो अमेरिका को काउंटर करने के लिए होती है। नीतिगत कोऑर्डिनेशन का अभाव, भू राजनीतिक प्रभाव, चीन द्वारा पाकिस्तान को अधिक महत्व दिया जाना, अमेरिका और भारत के साथ चीन और रूस के पारस्परिक घनिष्ठ होते संवाद एक पक्षीय भूमिका से प्रेरित है। रूस और चीन अमेरिका के चक्कर में भारत को साइड में कर रहे हैं और कई बार इस मंच पर भी भारत और चीन के विवाद सामने आए हैं। इससे न केवल सदस्य देशों के बीच गतिरोध और आपसी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती, बल्कि संगठन की प्रभावशीलता भी संकुचित हो सकती है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से संगठन क्या हो जाए, टूट जाए। जैसे टूटेगा तो अमेरिका क्या कहेगा भारत से, हमारे साथ ऐसे संगठनों में रहने से कुछ होने वाला मैं कहता है। एससीओ की भी सदस्यता अभी के अभी, इसलिए जरूरी है कि वे सभी लोग समझे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने महत्व को बनाने के लिए आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास। यह भी देखने को मिला कि सम्मेलन के दौरान आपसी मतभेदों को दूर करते हुए एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है, फिर इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन का पक्ष आज भी उपेक्षित है, मतलब ध्यान नहीं देते। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स के गठन के बाद से आतंकवाद, सीमा विवाद, आर्थिक हितों के एक पक्ष से झुकाव जैसी कुछ चिंताएं विद्यमान है, किंतु मूलतः यह चुनौतियां ब्रिक्स के संबंध में न होकर देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में ज्यादा है। हालांकि कुछ तनाव ब्रिक्स के गठन के पूर्व बने हुए चिंता वर्तमान निर्धारण भू राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में निर्धारित होता है। वैश्विक नेतृत्व के स्वप्न के साथ चीन, भारत जैसे उभरते देश की संगठन में सदस्यता होने के कारण कुछ सीमा तक ब्रिक्स की प्रभावशीलता कम हुई है। इसके बावजूद इस ब्रिक्स ने सदस्य देशों को आपसी तनाव को दूर करने के लिए मंच दिया है। उदाहरण हालिया ब्रिक्स सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ आतंकवाद जैसे मुद्दे पर एकीकृत विचारधारा के रूप में देखा जा सकता है।
सदस्य देशों को आपसी तनाव और मतभेदों को सांगठनिक हित की तुलना में अधिक महत्व नहीं देना चाहिए तथा सामूहिक रूप से सांगठनिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आर्थिक विकास की उच्चतर स्थिति प्राप्त करने के साथ ही अपने नागरिक के जीवन स्तर को और बेहतर किया जा सके। मतलब आपस में मित्रता रखो, अच्छा व्यवहार करो, मतभेदों को त्यागो, तनाव को दूर करो, समस्याओं को हल करो, संगठन की प्राथमिकता अपने आप। ब्रिक्स समूह तब तक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति सफल नहीं हो सकता जब तक केवल पारस्परिक मतभेद बल्कि विकसित देशों की दबावकारी नीति से मुक्त नहीं हो जाता। तो पहले तो आप अपने एक दूसरे के विचार समझो, सम्मान करो, तब जाकर आपके विवादों का आपको समाधान मिल सकता है। 2014 में ब्रिक्स के रूप में 11 देशों के समूह के संदर्भ में ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ था। 2015 हाल ही में समाप्त 15 का सवाल है, 14 में आया था। हाल ही में समाचारों में आई कोर्ट लेखा विवेचना निम्नलिखित में से किस मामले से जुड़ी हुई है? तो इसमें आप लोग लिख लेंगे अब इसको। ब्रिक्स की उपलब्धियां इनकी पर चुनौतियां लिखी है 2-3। चीन का साथ बढ़ता गया घाटा, नीतिगत समन्वय, भू राजनीतिक प्रभाव, मतलब चीन के द्वारा पाकिस्तान को महत्व दिया जाना, अमेरिका और भारत के साथ ही चीन और रूस के पारंपरिक घनिष्ठ होते संवादी पक्ष की भूमिका से प्रेरित है, मतलब वैश्विक महाशक्तियों का दबाव,